अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी भी सप्लाईज होती हैं जिनके ऊपर हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट ये कह दे कि इन चीज़ों के ऊपर जो है इंपोर्ट के टाइम के ऊपर सेल टैक्स सारे का सारा या सेल टैक्स का कुछ हिस्सा जो है वो आपने पे नहीं करना। ठीक है, सो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकती हैं एनी टैक्सेबल गुड्स which can be imported without payment of whole or part of sale tax कि या तो चाहे सारे के सारा सेल टैक्स जो है वो इंपोर्ट की स्टेज पे आपने नहीं देना, यानी 18% का 18% आपको इंपोर्ट के टाइम जो है वो आपको पेमेंट नहीं करनी, या उसका सर्टेन पोर्शन जैसे से के 18 की बजाय अब आपने 12 देना है, 10 देना है। सो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। अच्छा, सेल टैक्स का रेट हमें पता है कि वो सेल टैक्स का जो रेट है वो है 18%। ठीक है, तो सेल टैक्स का जो रेट है ये चेंज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, किसी दौर में ये 16% भी हुआ करता था, फिर 17% भी हुआ, अब 18% है, तो ये चेंज हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि ये अगर चेंज हो जाए, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, अगर ऐसा हो कि टैक्स का जो रेट है उसमें चेंज आ जाए, तो फिर कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा। अ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इज चार्जेबल एट द रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस टाइम वो चीज़ सप्लाई हुई है उस टाइम जो रेट एप्लीकेबल होगा वही रेट लगे करेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेड गुड्स शैल बी चार्जेबल एट फॉलोइंग रेट्स। और जो इम्पोर्ट की बात हो रही है उसके ऊपर जो है वो ये वाले रेट्स लगेंगे। अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल, अगर हम ये कहें कि जो सेल टैक्स है अगर वो चेंज हो जाए, से ड्यूरिंग द मंथ चेंज हो जाए, तो जिस टाइम आपने चीज़ों को सप्लाई किया उस टाइम जोन सा रेट भी एप्लीकेबल हो आपने वो लगाना है। ठीक है, और इंपोर्ट से रिलेटेड जो है वो ये दो नीचे सिनेरियोज हैं, इनको हम अभी डिस्कस करेंगे और उस हिसाब से हम देखेंगे कि इनके ऊपर रेट किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा जब उसमें कोई चेंज आती है तो। अच्छा, अगर हम बात करें कि टैक्सेबल सप्लाईज हैं, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, और टैक्सेबल सप्लाई करते हुए देखिए हम एक मंथ रख लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ये जनवरी का मंथ है। ठीक है, और जनवरी के मंथ में यकम जनवरी से ये स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर तक ये जो है वो मंथ चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें से कि 15 जनवरी से पहले पहले जो था वो हम कहेंगे 18% था। ठीक है, और 15 जनवरी के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने रेट चेंज करके 19% कर दिया। अब जो 15 तारीख से पहले पहले जितनी भी सेल हुई है, जितनी भी सप्लाई हुई है, उसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा? 18%। और जो 15 के बाद हुई है उसके ऊपर 19%, यानी कि जो उस टाइम एप्लीकेबल रेट है सप्लाई के टाइम पे वही रेट उसके ऊपर लगेगा। अच्छा, जब इंपोर्ट की बात होती है तो इंपोर्टेड गुड्स शैल बी चार्जेबल एट फॉलोइंग रेट्स, तो उनके ऊपर जो रेट लगना है वो इस हिसाब से लगना है। इफ़ द गुड्स आर इंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, अब इसको ज़रा समझना, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन का ये मतलब नहीं है कि आपने उसको घर के इस्तेमाल के लिए लिए। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो ना, तो वो पाकिस्तान में जब पहुंचती है, जैसे कि कराची के ऊपर वो जो है आपने थ्रू सी मंगवाई तो कराची वो पहुंची, तो दो ऑप्शन हैं। एक, आप स्ट्रेट अवे उसको वहाँ से पिक करके तो अपने पास ले हो, अपने फैक्ट्री में ले हो, अपने ऑफिस में ले हो। दूसरी ऑप्शन ये है कि वहाँ पे वेयर हाउस बने होते हैं गवर्नमेंट के, तो अगर आप उसको उस टाइम नहीं कलेक्ट कर पा रहे या क्लियरेंस में थोड़ा टाइम टाइम लग रहा है, तो वो वेयर हाउस के अंदर जो है वो रख लेते हैं उसको। अच्छा, इन दोनों केसेस को हम यहाँ पे सिनेरियो वाइज डिस्कस करते हैं। अगर गुड्स जो हैं वो एंटर्ड हुई हैं फॉर होम कंजम्पशन, यानी स्ट्रेट अवे वो आपकी कंजम्पशन के लिए जा चुकी हैं, वहाँ पे वो वेयर हाउस में नहीं रुकी, तो इस केस में जो इम्पोर्टेड गुड के ऊपर जो सेल टैक्स लगेगा, द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच गुड्स डिक्लेरेशन इज़ प्रेजेंटेड। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ये सिस्टम जो है ना ये मसला कर रहा है। आ, एक सेकंड, इसको भी हम करते हैं, इसको मैं इसके साथ करता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। तो अगर तो आपने स्ट्रेट अवे गुड्स को जो है वो वहाँ से क्लियर करवा के ले जाना है, तो जिस टाइम आपने गुड्स क्लियर करवानी है उस टाइम जो रेट होगा वही आपको सेल टैक्स का देना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म यूज़ हुई है, गुड डिक्लेरेशन। ठीक है,
गुड डिक्लेरेशन बेसिकली ना एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आपने लिखा होता है कि ये चीज़ें हैं और ये इंपोर्ट हुई हैं और ये पाकिस्तान में आई हैं। तो जिस टाइम गुड डिक्लेरेशन जो इंपोर्टर है वो प्रेजेंट करता है जाके क्लियरेंस अथॉरिटीज़ के सामने, तो उस टाइम जो एप्लीकेबल रेट होगा तो वो रेट उसके ऊपर लगेगा इंपोर्ट के ऊपर। फिर आप कहो कि आपने एक जो है वो कोई चीज़ इंपोर्ट की है बाहर से, और इंपोर्ट करने के बाद जो है वो चीज़ जो है वो पाकिस्तान में आई, और पाकिस्तान में आते हुए से के 15 जनवरी को वो पाकिस्तान में पहुंची है, और 15 जनवरी को जो रेट है वो है 18%। तो जब आपने वो क्लियर करवाने के लिए आप वहाँ पे गए हो, उस टाइम जो आपने पे किया है से 18% वही इंपोर्ट के टाइम आपके ऊपर लगेगा। हो सकता है 16 को रेट चेंज हो जाए, या जिस दिन क्लियर हो रहा है उससे एक दिन पहले रेट चेंज हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर वो होम कंजम्पशन के लिए आ रही है तो जिस दिन आपने गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया, जिस टाइम आप उसको क्लियर करवाने गए, तो उस टाइम जो रेट एप्लीकेबल होगा वही उसके ऊपर लगेगा। अच्छा, दूसरा सिनेरियो है इफ़ द गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस। दूसरा ये है कि हो सकता है वो पाकिस्तान पहले पहुंच गई हो, लेकिन जो है ना वो वेयर हाउस में पड़ी रही हो 4-5 दिन। तो अब देखना पड़ेगा, देखो ऊपर वाले केस में क्या था, जैसे ही पाकिस्तान पहुंची उसी दिन क्लियर होगी, तो जो उस दिन का रेट था सेल टैक्स का वही लग जाएगा। दूसरे केस में क्या है कि वो पाकिस्तान डिफरेंट डेट पे पहुंची, उस टाइम हो सकता है और रेट हो, और जब क्लियर करवाया वेयर हाउस से, यानी जब उसको जो इम्पोर्टर था उसने गवर्नमेंट की तहवील से अपने पास लिया, यानी कि उसको क्लियरेंस करवाने के बाद अपने कंट्रोल में लिया, उस टाइम हो सकता है और रेट हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है कि जिस दिन वो पाकिस्तान में आई उस दिन का रेट लगना है, या जिस दिन वेयर हाउस से क्लियर करवाया उस दिन का लगना है। तो इस केस के अंदर जो एप्लीकेबल रेट होगा वो लगेगा the applicable the rate applicable on the date on which good declaration for clearance of such goods is presented। अब इसमें वो उस दिन का टाइम लगेगा, उस दिन का सॉरी रेट लगेगा जिस टाइम आपने वेयर हाउस से क्लियर करवाई है। ठीक है। अब मेरा ये पेन थोड़ा सा इशू कर रहा है, मैं एक सेकंड इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, अगर होता है तो मैं ये बात आपको लिख के भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, देखें कि अगर हम ये बात करें, एक सेकंड, ये जो सिनेरियो वन है इसमें हमने कहा कि एक शिप आई, इस शिप के ऊपर जो है वो डिफरेंट सामान था, ये सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये शिप आके 15 अगस्त को से के पाकिस्तान में लैंड हुई। ये पाकिस्तान की टेरिटरी है और यहाँ पे ये 15 तारीख को लैंड हुई। जो होम कंजम्पशन वाला सिनेरियो है इसमें क्या होना है कि ये गुड्स यहाँ से उठ के जो भी इंपोर्टर है वो यहाँ पे एक ऑफिस होगा, वहाँ से जाके क्लियर करवा के 15 को, अगर ये पाकिस्तान में पहुँची हैं तो 15 को या एक आधा दिन भी मुश्किल से लगेगा, 15 को ही क्लियर करवा के ये अपने हेड ऑफिस या फैक्ट्री ले जाएगा। तो 15 को से के 18% सेल टैक्स रेट था। तो इस डेट का जो रेट है, जिस डेट को ये पाकिस्तान में पहुंची है, जिस उसी डेट को क्योंकि क्लियर हो गया, तो यही रेट सेल टैक्स का इसके ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, इसमें ना एक और गुड्स थी, उनका ऑफिस यहाँ पे था। ठीक है, ये गुड्स इन्होंने लेके आनी थी अपने ऑफिस में, लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं करवाई या किसी भी वजह से ये गुड्स पाकिस्तान में तो 15 को पहुंची। उसके बाद ये एक यहाँ पे वेयर हाउस है, से कि गवर्नमेंट का वेयर हाउस है, ये गुड्स यहाँ पे पड़ी रही। ठीक है, उसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त को इन लोगों ने यहाँ से क्लियर करवाई वेयर हाउस से, तब रेट हो गया 19%। अब जब ये पाकिस्तान में गुड्स आई तब कितना था, 18%। जब ये वेयर हाउस से क्लियर हुई तब था 19%। तो इस केस में 19% लगेगा। अच्छा, यहाँ पे गुड डिक्लेरेशन एक डॉक्यूमेंट का जिक्र हुआ है। गुड डिक्लेरेशन मैंने बताया कि ये जब भी आपने क्लियर करवानी है, चाहे आप सीधा वहाँ से जब इंपोर्ट हुई है उसी स्टेज के ऊपर करवा लो, चाहे वेयर हाउस से करवाओ, आपको दोनों केसेस में गुड डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। इसके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये मैंने गुड्स जो है मंगवाई हैं, इस क्वालिटी की हैं, ये इसकी प्रिस्क्रिप्शन है, ये इसकी प्राइस है, ये रेट है, ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये गुड डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट्स आपने प्रेजेंट करना होता है, उसके बाद क्लियरेंस होती है। तो होम कंजम्पशन का मतलब क्या है कि वी टुक द गुड स्ट्रेट अवे टू आवर शॉप, और फ्रॉम वेयर हाउस का मतलब क्या है कि गुड्स पहले जो हैं वो वेयर हाउस में रखी गई, तब उसके बाद हम जो है उसको क्लियर करवा के शॉप पे ले आए। अच्छा जी, वेयर गुड डिक्लेरेशन इज presented in advance of the arrival of conveyance।
समटाइम क्या होता है कि जहाज़ अभी जो है वो पाकिस्तान पहुंचने में 2 दिन पड़े हैं, आपको बहुत जल्दी थी कि भाई क्लियरेंस के ऊपर टाइम ना लगे, तो आपने पहले ही गुड डिक्लेरेशन जो है वो प्रेजेंट कर दिया अथॉरिटीज़ को, क्लियरेंस अथॉरिटीज़ को, कि मैंने एडवांस में ही आपको दे दी है, जब वो गुड्स आएंगी तो मुझे ज़रा जल्दी आपने क्लियर कर देनी है। तो इस केस में क्या होगा, द टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट, ठीक है, मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस इज डिलीवर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये नहीं देखा जाएगा कि जिस दिन आपने, देखें पिछले केसेस में ये था ना कि जिस टाइम गुड डिक्लेरेशन जो है वो जमा हुआ उस दिन का रेट, इस केस में तो एडवांस में गुड डिक्लेरेशन जमा हो गया ना, तो इस केस के अंदर जब वो जहाज़ पाकिस्तान पहुंचेगा, कन्वेंस यहाँ पे डिलीवर होगी, तो उस टाइम जो है वो आपने उस टाइम का रेट लगेगा, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, इसको आई थिंक इजीली आप याद कर लोगे। अच्छा, इसमें एक तो गुड डिक्लेरेशन है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। गुड डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द गुड्स बीइंग इंपोर्टेड, ठीक है, और ये इंपोर्टर के पास होता है, सही है। ये जब वहाँ पे शिप पे गुड्स रखी जाती है ना, तो उस टाइम ये बन जाता है डॉक्यूमेंट, और ये इंपोर्टर को भेज दिया जाता है, जो भी बंदा इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, चाइना से अगर गुड्स चली हैं बैरी जहाज़ में, तो जब वो गुड्स लोड कर दी गई हुई, तो गुड डिक्लेरेशन का एक डॉक्यूमेंट जो है वो जिस बंदे ने उसको इम्पोर्ट किया उस तक पहुँचा दिया जाता है, ताकि ये क्लियरेंस के टाइम वो लेके आ जाए कि ये मेरी गुड्स हैं और ये इसके ऊपर है सारा कुछ, ठीक है। तो ये गुड्स डिक्लेरेशन जो है, ये क्या होता है, इम्पोर्टर के पास होता है। ये जो मैनिफेस्ट का यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, ये डॉक्यूमेंट होता है, ये बेसिकली गुड्स के बारे में ही होता है, लेकिन जो क्रू होता है ना, शिप का क्रू, ठीक है, ये उसके पास होता है। अब देखो, सिंपल केस, अगर होम कंजम्पशन के लिए गुड्स इंपोर्ट हुई हैं, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट अवे गुड्स आएंगी और क्लियर हो जाएंगी। तो किस डेट का रेट लेना है, जिस डेट के ऊपर गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो जमा हुआ है या डॉक्यूमेंट जमा करवाया आपने, और वो डेट वही होगी जिस दिन वो पाकिस्तान में आई है और आपने क्लियर करवाई है, ठीक है, उसी टाइम प्रेजेंट करोगे जब आपने क्लियर करवाना है। अच्छा, अगर आपने उसी दिन होम कंजम्पशन के तौर पर नहीं उठाया तो वेयर हाउस में चली गई, तो अब जब वेयर हाउस से क्लियर करवाने के लिए गुड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट दोगे, तो तब इसके ऊपर जो सेल टैक्स का रेट उस टाइम अप्लीकेबल होगा वो लग जाएगा। अच्छा, अगर आपने गुड डिक्लेरेशन जो है, यहाँ इन दोनों केसेस में तो जब क्लियर करवा रहे थे उस टाइम आपने दिया, अगर आपने एडवांस में दे दिया, तो अब तो अभी गुड्स आई नहीं, तो उस दिन के हिसाब से तो जिस टाइम आपने ये डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट जमा दिया उस टाइम के हिसाब से तो रेट नहीं लगाना चाहिए। जब गुड्स डिलीवर होंगी पाकिस्तान में, तो फिर जो क्रू होगा शिप का, उसके पास एक डॉक्यूमेंट होगा, जब वो प्रेजेंट होगा तो उस टाइम का रेट देखा जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट से रिलेटेड था। अच्छा, एक एग्जांपल कर लेते हैं। गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड ऑन 5 जनवरी 2017, मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस इज डिलीवर ऑन 15 जनवरी 2017, ठीक है। गुड डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट जो था वो 5 जनवरी को प्रेजेंट हुआ, और मैनिफेस्ट जो था, ये वाला जो डॉक्यूमेंट था, ये डिलीवर हुआ 15 जनवरी को। तो अब कौन सा रेट लगेगा, जो 15 जनवरी को होगा। नॉर्मली क्या होता है कि आपका गुड डिक्लेरेशन फॉर्म के बेस के ऊपर रेट जो है वो लगाया जा रहा होता है, लेकिन इन केस कि अगर गुड डिक्लेरेशन एडवांस में दे दिया और मैनिफेस्ट बाद में पहुंचा, तो फिर जिस डेट को मैनिफेस्ट जो है वो डिलीवर हुआ है उस दिन की आपने डेट लेनी है, उस दिन का रेट लेना है, उस जिस डेट को ये पहुंचेगा। अच्छा, इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, अब ये जो स्पेसिफिक केस था इंपोर्ट के केस में जहाँ पे वेयर हाउस से आप क्लियरेंस करवाते हो, if the tax is not paid within 7 days of presenting the goods declaration, the tax shall be charged at the rate applicable on the date on which tax is actually paid। अच्छा, अब हमने कहा कि वेयर हाउस के अंदर सामान पड़ा है, ठीक है, आप क्लियर करवाने जा रहे हो कि यहाँ से क्लियर करवाना है, आपने ना प्रेजेंट कर दिया जाके अथॉरिटीज़ को गुड डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट। अब आपने, उन्होंने बताया होगा भाई इतना टैक्स देना है, से कि इस दिन जिस दिन आपने गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो प्रेजेंट कर दिया, उस दिन तारीख थी 11 जुलाई, आपने इस डेट को ये प्रेजेंट किया, इस डेट पे रेट था 18%, उन्होंने 18% के हिसाब से आपको रेट लगा के टैक्स बता दिया। अच्छा, आपने ये जमा नहीं करवाया, आपने जमा नहीं करवाया और चीज़ें भी नहीं उठाई होंगी, जाहिर सी बात है। कुछ टाइम गुजरने के बाद से 7 दिन गुजरने के बाद से 19 जुलाई को आप आए और आपने कहा कि भाई ये 18% का टैक्स ले लो, तो कहेंगे नहीं, हम दोबारा देखेंगे कि आज क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हो तो आज जो रेट है वो लगाना है। तो आप उन्हें कह सकते हो कि सर मैं तो उस दिन का डेट है गुड्स डिक्लेरेशन
डॉक्यूमेंट तो मैं उसी दिन प्रेजेंट कर गया, तो वो कहेंगे कि भाई आपने विद इन 7 डेज पेमेंट करनी थी, क्योंकि 7 दिन गुजर चुके हैं। अब रेट दोबारा असेस किया जाएगा और जो आज की डेट पे जब आपने पेमेंट करनी है उस दिन एप्लीकेबल होगा वही लगेगा। अच्छा, ये जो वेयर हाउस में गुड्स रखी जाती है ना, यहाँ पे वेयर हाउस वाले जाहिर सी बात है रेंट भी लेते होंगे, तो ये केसेस हैं। तो हमने कहा कि इसको ज़रा एक दफ़ा जल्दी से सम अप करते हैं। हमने कहा कि अगर रेट चेंज हो जाए, ठीक है, यानी कि एक महीने के अंदर ही, से जनवरी का महीना है और जनवरी 15 तक जो है इस साइड पे 18% रेट है और इस साइड पे 19% रेट है। जनवरी 15 तक 18% था सेल टैक्स, उसके बाद 31 जनवरी तक जो था वो 19% हो गया। तो जो इन डेटों में आपने सेल की है उसके ऊपर आप 18% लगाओगे और जो इसके बाद वाली डेट्स हैं उनके ऊपर 19% लगाओगे। ठीक है, ये तो हो गया टैक्सेबल सप्लाई की बात हो रही है। अच्छा, अगर इम्पोर्टेड गुड्स की बात हो रही है तो फिर 3 सिनेरियोज़ बन गए ना, बल्कि 4 सिनेरियोज़ बन गए। 2 तो मेन बन गए, उसके बाद जो है ना वो 2 आप कह लो कि उसी की एक्सटेंशन है। मेन है कि अगर तो होम कंजम्पशन के लिए आपने इंपोर्ट किए, तो जो रेट एप्लीकेबल है ना, जब आपने प्रेजेंट किया गुड डिक्लेरेशन, उस डेट का रेट जो है वो लग जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, अगर आपने क्लियर करवाई है फ्रॉम वेयर हाउस, तो फिर एप्लीकेबल रेट क्या होगा जिस रेट पे आपने गुड्स डिक्लेरेशन जो है फॉर क्लियरेंस जो है आपने प्रेजेंट किया उस डेट का। यहाँ पे जिस दिन वो इंपोर्ट हुई उसी दिन आपने उसको क्लियर करवाया होगा, तो जिस दिन वो पाकिस्तान में पहुँची और जिस दिन आपने गुड डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया वो सेम ही रेट होगा। यहाँ पे जिस दिन चीज़ें पाकिस्तान पहुँची और जिस दिन आपने गुड डिक्लेरेशन जो है वो प्रेजेंट किया, वो उन दोनों डेट्स में फ़र्क होगा। तो जिस दिन आपने ये प्रेजेंट किया उस दिन की उस डेट का जो रेट होगा वो लिया जाएगा। फिर हमने कहा कि समटाइम क्या होता है कि आप एडवांस में भी दे सकते हो गुड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या होगा कि जब मैनिफेस्ट जो है वो आएगा उनके सामने, तो उस डेट का रेट लिया जाएगा। फिर हमने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने गुड डिक्लेरेशन तो प्रेजेंट कर दिया हो, जमा करवा दिया हो, लेकिन आपने पेमेंट ना की हो, जो टैक्स उसके ऊपर बनता है वो 7 दिन के अंदर, तो फिर जब आप पेमेंट करोगे उस डेट का लगेगा। एग्जाम्पल करते हैं, गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस ऑन 1 मार्च 18। गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड ऑन द सेम डेट, यानी कि गुड्स डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट जो था वो प्रेजेंट किया गया 1 मार्च को। अंडर दी टू इंडिपेंडेंट सिनेरियोज, अब 2 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज, दोनों को अलग अलग देखना है। डिटरमिन दी डेट टैक्स विच विल बी एप्लीकेबल। सिनेरियो 1 है कि टैक्स इज पेड ऑन 5, ठीक है, 5 मार्च को अगर टैक्स पे कर दिया जाए तो फिर तो भाई 1 मार्च पे जो कैलकुलेट हुआ था टैक्स वही लगेगा। और अगर जो है सिनेरियो 2 के मुताबिक जो है वो 10 को पे किया, तो इसका मतलब है 7 दिन गुजर गए हैं, तो फिर जिस दिन आपने पेमेंट की है वो वाला रेट लगेगा, रेट ऑफ 1 मार्च, और सेकंड सिनेरियो में 10 मार्च का। अच्छा, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ पीरियड। अच्छा, अगर कभी पीरियड के अंदर, जैसे हमने पहले भी मंथ के अंदर बात किया कि मंथ के दौरान में अगर रेट चेंज हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, सेपरेट रिटर्न हैज़ टू बी फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द टैक्स पीरियड। तो जनवरी का महीना था, जनवरी के महीने के दरमियान में कहीं रेट चेंज हो गया, पहले 18% था अब 19% हो गया, तो अब आपने ये मंथ यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसके अगले मंथ यानी फेब की 15 तक आपने रिटर्न जमा करवानी है। अब आप 2 रिटर्न जमा करवाओगे, एक यहाँ से लेके यहाँ तक की और एक यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है? तो आपने क्या करना है, a separate return has to be furnished in respect of each portion of the tax period showing the applicable application of different rate। दोनों different rate के हिसाब से आप जो है इसको जमा करवाओगे। एग्जाम्पल कर देते हैं, रेट ऑफ टैक्स चार्ज फ्रॉम 19 मार्च 2017, ठीक है, 2 रिटर्न्स फॉर मार्च मंथ विल बी फाइल्ड, सॉरी इसमें कुछ डाटा मिसिंग है। अच्छा, 1 मार्च 2017 से 18 मार्च और 19 मार्च 2017 से इतना, ठीक है। तो अगर से इस तरह का केस है कि रेट चेंज हुआ है 19 मार्च को, उससे पहले रेट और था और उसके बाद रेट और है, तो आपने 2 रिटर्न्स फाइल करनी है, एक 1 से 18 तक और एक 19 से 31 तक, तो 2 रिटर्न्स होंगी डिफरेंट रेट्स के साथ। फिर है हमारे पास टाइम, मैनर ऑफ पेमेंट, ठीक है। टाइम क्या होगा पेमेंट का, और मैनर क्या है, तरीका क्या है कि पेमेंट कैसे करनी है, किस चीज़ की पेमेंट, सेल्स टैक्स की पेमेंट। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स,
अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर जो आपने सेल टैक्स पे करना है उसका टाइम क्या है पेमेंट का। द टैक्स ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान शैल बी पेड एट द सेम टाइम एट विच ड्यूटी इज पेड। ठीक है, मतलब आपने ना जब भी कोई पाकिस्तान में चीज़ आती है ना तो आप उसको क्लियर करवाने जाते हो तो वहाँ पे कस्टम अथॉरिटीज़ होती हैं, वो आपको कस्टम ड्यूटी, ये भी एक किस्म का टैक्स होता है, वो कहते हैं कि पे करो तो चीज़ें ले जाओ। तो हमें बताया जा रहा है कि भाई जब कोई चीज़ इंपोर्ट होगी तो जब कस्टम टैक्स पे कर रहा होगा ना बंदा, उसी टाइम उसने सेल टैक्स भी पे करना है। द प्रोविजन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स इन कस्टम एक्ट शैल आल्सो अप्लाई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी प्रोविजंस हैं जो कस्टम एक्ट की हैं वो भी अप्लाई होंगी पेमेंट से रिलेटेड। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई, ये क्या थी इंपोर्ट के केस में, ये है सेल के केस में। द टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई शैल बी पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एट टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। हमें पता है कि एक महीना जब गुजरता है अगले महीने के 15 तक आपने रिटर्न जमा करवानी होती है, तो जब आपने रिटर्न जमा करवानी है उसके साथ ही आपने पेमेंट कर देनी है। द बोर्ड में डायरेक्ट दैट द टैक्स ऑन सर्टेन सप्लाईज शैल बी पेड इन एनी अदर वे और टाइम। इसके अलावा बोर्ड के पास पावर है भाई, वो जो चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई आपने इसकी पेमेंट जो है इस टाइम नहीं करनी, डिफरेंट टाइम पे करनी है, इस तरीके से नहीं करनी, डिफरेंट तरीके से करनी है, तो ये वो कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। फिर आता है कि पहले था टाइम कि पेमेंट कब करनी है, ये था टाइम, किस वक्त पेमेंट करनी है। तो आपको पता है दो सूरतों में आपने सेल टैक्स देना है, या तो आप इंपोर्ट कर रहे होगे या आप सेल कर रहे होगे। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि टाइम क्या है। अब मैनर क्या है, किस तरीके से पेमेंट करनी है, मोड और मैनर। ठीक है, कि किस तरह टैक्स पे करना है। तो टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड शैल बी पेड इन सेम मैनर एज इफ इट इज़ अ कस्टम ड्यूटी पेबल। ठीक है, जब इंपोर्टेड गुड्स की बात आती है तो आपने उसी तरह उसी तरीके से पे करना है जैसे कस्टम ड्यूटी पे की जाती है। अब जब बात आती है सेल्स की, ठीक है, टैक्स ड्यू ऑन टैक्सेबल सप्लाई शैल बी पेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड। सो वो किसी भी इन तरीकों में से आप पे कर सकते हो। टू डिपॉजिट इन अ बैंक डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड, एफपीआर ने अगर कोई बैंक बताया है, डेजिग्नेटेड बैंक है एफपीआर का, से नेशनल बैंक है, तो आपने उसमें डिपॉजिट करवा देने, पैसे जमा करवा देने। थ्रू सच अदर मोड्स एंड मैनर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, इसके अलावा हो सकता है बोर्ड आपको ये कहे कि कोई भी मैनर वो कह सकता है उस तरीके से आपने करना। हो सकता है आपको वहाँ पे कैश जमा करवाने की इजाज़त हो बोर्ड की तरफ से, तो आप जमा करवा दोगे। हो सकता है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की इजाज़त हो, और कोई भी मोड और मैनर अगर स्पेसिफाई किया है बोर्ड ने तो आप उसके थ्रू करवा सकते हो। द फेडरल गवर्नमेंट में बाय अप्लाइंग कंडीशंस लिमिटेशंस allow payment of sale tax on installment basis by the federal or provincial governments or any public sector organization on import और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, हो सकता है कंडीशंस और लिमिटेशंस के साथ अलाउ कर दे कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप सेल टैक्स दे दो। कौन दे दे, वो खुद या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। ठीक है, इंपोर्ट करते हुए या सप्लाई करते हुए। तो ये भी फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी सेल टैक्स हैं वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को भी इजाज़त दे सकते हैं कि भाई आप जब इंपोर्ट करो या सप्लाई करो चीज़ें तो आप इसके ऊपर जो सेल टैक्स बनता है वो किस्तों के ऊपर दे दो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लेबिलिटी। फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लेबिलिटी आर रजिस्टर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन टैक्सेबल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड द पर्सन शैल बी इंटाइटल टू डिडक्ट इनपुट। अच्छा, अब ज़रा इसको समझना है। बेसिकली हम कैसे निकालते थे, हम कहते थे आउटपुट लेस इनपुट। ठीक है, और फिर इनपुट आपको पता है एक्चुअल या 90% ऑफ आउटपुट, वो वाला यहाँ पे तरीका होता था, बट लेबिलिटी इसी तरह निकलती थी इसमें ये लेस होने के बाद। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब आप डिटरमिन करोगे टैक्स लेबिलिटी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की जो उसने चीज़ें बेची हैं एक ख़ास मंथ के अंदर, तो जो पर्सन होगा वो इंटाइटल होगा कि उसको इजाज़त है कि वो इनपुट को इसमें से आउटपुट में से लेस कर सकता है। कौन से इनपुट को, जो पे हो गया है या वो पेएबल है। देखो, आपने जब कुछ चीज़ें खरीदते हो ना तो या तो आप कैश में खरीदते हो तो परचेज डेबिट होगी, ठीक है। फिर
इनपुट डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसको समझिएगा कि आपने 100 की परचेज की, 18 रुपये उसके ऊपर दिया, तो परचेज कितने से डेबिट हुई? 100 से। इनपुट कितने से डेबिट हुआ? इनपुट टैक्स 18 से। और कैश कितने से? 118 से। हो सकता है कि यहाँ कैश की जगह पेएबल हो यानी क्रेडिटर हो, तो इन दोनों केसों में आपको इजाज़त है कि इवन कि आप उधार पे भी चीज़ ले रहे हो उसका भी इनपुट आप लेस कर सकते हो। ठीक है, पेड का मतलब है कि कैश परचेजेस, और उसका क्या मतलब है? क्रेडिट परचेजेस। तो दोनों का आप इनपुट अपने आउटपुट में से लेस कर सकते हो। ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड फॉर टैक्सेबल सप्लाइड मेड और टू बी मेड। अच्छा, अब इसमें ये बात हो रही है कि आपने ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट है 18 रुपये का आपने इनपुट दिया है, ये आगे हो सकता है सारे का सारा बिक गया हो या अभी स्टॉक में पड़ा हो। तो चाहे आपने स्टॉक में भी रखा हो, जो आपने पूरे महीने में चीज़ें खरीदी हैं उसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हो। ज़रा इस बात को समझिएगा। से एक कंपनी है, उसने 100 यूनिट्स परचेज किए हैं। इन 100 यूनिट्स के ऊपर ना, एक यूनिट एक का है तो 100 के ऊपर 18 रुपये का उसने सेल टैक्स दिया है, यानी कि उसका इनपुट है 18 का। ठीक है, अच्छा, इन 100 यूनिट्स को ना उसने से के बेचा, इन 100 यूनिट्स में से ना उसने 50 यूनिट्स बेचे। ठीक है, और 50 यूनिट्स जो बेचे हैं ना, वो बेचे हैं उसने, हम कहते हैं कि 50 यूनिट बेचे हैं और 5 रुपये के हिसाब से एक बेचा है। ठीक है, ख़रीदा एक का था। तो अब ये कितना हो गया? इतना। ठीक है, इसके ऊपर 18% उसने आउटपुट टैक्स देना है या रिसीव किया होगा जिसको इसने बेचा है। अब इस 250 के ऊपर जो 18% बनता है, ये आप कैलकुलेट कर लो। इसमें से इनपुट जो है वो सारे का सारा लेस किया जा सकता है। हालांकि 100 चीज़ें खरीदी थी, जो इनपुट था आपके पास वो 100 चीज़ों का था, बेची आपने सिर्फ 50 है, लेकिन इन 50 के चीज़ों के बेचने पे जो आउटपुट आया है, इसके अगेंस्ट आप सारे का सारा इनपुट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, जितनी परचेजेस 100 की, और आप बेच 50 रहे हो, तो लॉजिकली तो ये बनता है ना कि जितनी बेची हैं चीज़ें उन्हीं का ही सिर्फ इनपुट लेस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सारा इनपुट लेस करने की इजाज़त है, चाहे आपने बेच दिया हो या स्टॉक में पड़ा हो। ठीक है, इनपुट टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द आउटपुट टैक्स एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ फर्दर टैक्स। अब ये आपको याद होगा कि हम कैसे कैलकुलेशन करते थे, हम आउटपुट में से लेस कर देते थे इनपुट को, और एक्सक्लूड, अच्छा ये फर्दर टैक्स पे आपको पता होगा, फर्दर टैक्स जो देना होता है से 3% है फर्दर टैक्स, तो ये इसको आपने इनपुट के साथ लेस नहीं करना। ठीक है, ये आगे चल के हम क्वेश्चन पहले भी किया, आपको उधर भी आइडिया होगा, दोबारा फिर एक क्वेश्चन करेंगे तो उधर आपको पता चलेगा फर्दर टैक्स को हम अलग से ट्रीट करते हैं। डेट इज़ ड्यू टू टैक्स पेयर, वी डिडक्ट फर्दर टैक्स सेपरेटली, हम उसको सेपरेट उसको लेस करते हैं, तो एक साथ इनपुट का हिस्सा बना के इसको नहीं करना, फर्दर टैक्स को अलग से करना। अच्छा, अब ज़रा ये समझ लें, देखिए आउटपुट जो है वो 50 यूनिट्स हैं। ठीक है, आउटपुट यानी कि आपने जो 50 यूनिट्स बेचे हैं, इसके ऊपर आउटपुट होगा। एक यूनिट से एक 120 रुपये का बेचा है, तो 18% के हिसाब से इतना आपका आउटपुट आ गया। अच्छा, इनपुट आपने 80 यूनिट्स खरीदे। ठीक है, ये खरीदे आपने 60 रुपये के हिसाब से, बेचे आपने 120 के हिसाब से, खरीदे आपने 60 रुपये के हिसाब से। इसमें से 50 आपने बेच दिए। ठीक है, 50 सेल मेड इतने की होगी, सेल टू बी मेड इतना आपके पास जो है वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, इतने की आपने सेल कर दी। तो ये जो आपको इसके ऊपर जो है परचेज जो थी 80 की, हालांकि इसमें से सिर्फ 50 बिकी हैं, इस सारी परचेज के ऊपर जो आपका सेल टैक्स है ना, वो सारे का सारा एस इनपुट टैक्स आपको अलाउ होगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी कि कुछ आपकी सेल होगी, कुछ स्टॉक होगा, सारा अलाउ है। दूसरा ये है कि हो सकता है ये परचेजें जो हैं, ये परचेजेस कैश पे की हों या क्रेडिट पे की हों, तो ये स्टिल अलाउ होगा। तो हमने ये इस पिछली साइड से ये पढ़ा कि आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए किसी भी पीरियड की आपने क्या करना है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करना है, वो इनपुट टैक्स पे हुआ हो या पेएबल हो। ठीक है, और जिसके ऊपर ये इनपुट टैक्स आपने पे किया है, जो भी परचेज हैं, चाहे वो बिक गई हो या अभी स्टॉक में पड़ी हो, आप ये कर सकते हो। वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट डिडक्ट इनपुट टैक्स विद इन द रेलवेंट पीरियड,
ही मे क्लेम सच टैक्स इन रिटर्न फॉर एनी ऑफ द 6 सक्सीडिंग पीरियड्स। इसको ज़रा समझिएगा। एक बंदा है, ठीक है, उसने परचेज़ की से के दिसंबर के महीने में उसने परचेजेस की, उसने इनपुट टैक्स दिया हुआ था, ठीक है। अब इस महीने में उसने बेची भी होंगी चीज़ें, आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, एडजस्ट नहीं हुआ। रीजंस क्या हैं कि शायद वो परचेज को रिकॉर्ड करना भूल गया हो तो इनपुट नहीं कर सका, या इनवाइस उसको रिसीव ही लेट हुई हो, या इनवाइस रिसीव हुई हो लेकिन वो उससे गुम गई हो। तो किसी भी वजह से उसने अगर ये इनपुट दिसंबर वाला क्लेम नहीं किया तो फिर वो क्या कर सकता है, फिर वो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। अ पर्सन हैज़ नॉट रिकॉर्डेड इनपुट, यानी परचेजेस के ऊपर उसने परचेजेस रिकॉर्ड नहीं की तो इनपुट भी नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा इन द मंथ ऑफ मार्च। व्हाट इज़ द रेमेडी अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल उसके पास क्या है, मार्च को उसने जो था वो क्लेम नहीं कर सका। अब मार्च की एक ऑप्शन तो ये है कि इसमें कर ले, 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 ठीक है। लास्ट मंथ बाय विच ही कैन रिकॉर्ड परचेज ऑफ मार्च। अगर वो भूल गया है मार्च की रिकॉर्ड करना और इनपुट क्लेम करना, तो उसके पास 1 2 3 4 5 6 महीने हैं मार्च के बाद, इनमें वो रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, और इनपुट ले ले। इसके बाद वो नहीं ले सकेगा, ठीक है। तो ज़रा आप ये पढ़ लें। A registered person where a registered person did not deduct input tax within the relevant period, he may claim such tax in return for any of the 6 succeeding period। उससे आने वाले अगले 6 टैक्स पीरियड यानी 6 महीनों में वो उसको रिकॉर्ड करके क्लेम कर सकता है। तो उसके बाद है टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट, ठीक है। यानी वो क्या टाइम होता है जब आप इनपुट को क्लेम कर सकते हो। A registered person shall not be entitled to deduct input unless in case of purchases, ठीक है। अच्छा, हमें बताया जा रहा है कि ये जो हम कहते हैं कि आउटपुट में से ना लेस कर सकते हैं हम इनपुट, ठीक है। इसके लिए कोई कंडीशंस हैं कि ये आपने किस सूरत में आपको इजाज़त होगी कि आप अपना इनपुट इसमें से एडजस्ट कर लो, या इसको क्लेम कर लो, या इसको आउटपुट में से लेस कर लो। तो अगर परचेजेस हैं, अगर परचेजेस हुई हैं, तो उसके पास ना टैक्स इनवाइस होनी, अगर टैक्स इनवाइस होगी तो फिर वो लेस कर सकेगा। अच्छा, टैक्स इनवाइस उसके नाम पे होनी चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर उसका होना चाहिए। अच्छा, ही होल्ड अ टैक्स इनवाइस इन हिज नेम एंड हैविंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज, और इन केस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस अ बिल बेयरिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस वेयर द कनेक्शन इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो ये अगर आपको क्लेम करना है इनपुट, तो आपको इनवाइस अपने पास रखनी है, वो इनवाइस आपके नाम पे होनी चाहिए, उस पर आपका रजिस्टर नंबर होना चाहिए। अच्छा, हमने फिर कहा था कि टायर 1 के अलावा जो है ना अदर रिटेलर्स, उनके केस में तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर उनसे टैक्स ले लिया जाता है, सेल टैक्स। तो अगर उन्होंने इनपुट क्लेम करना है अगर, तो फिर वो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल जिस पे भी उन्होंने क्लेम करना है, ठीक है, उसके ऊपर रजिस्टर नंबर होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे वो मीटर इंस्टॉल है। तो फिर आप इसको इनपुट जो है परचेजेस के ऊपर वाला वो क्लेम कर सकते हो। इफ़ दी सप्लायर हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड सच सप्लाई इन हिज रिटर्न। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि आपसे कि हम ना एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं किया और सर्विस टायर, किया और सर्विस टायर की एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, किया वालों ने इनसे टायर खरीदे, तो मतलब है कि इन्होंने बेचा और किया वालों ने परचेज की। अच्छा, अब ये जो थे सेलर या सप्लायर, अगर उसने अपनी सेल डिक्लेयर नहीं की अपनी रिटर्न के अंदर, ठीक है, तो सच सप्लाई इन हिज रिटर्न और ही हैज़ नॉट पे द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू एज इंडिकेटेड इन द रिटर्न, या इसने देखो इसने किया ने इससे टायर परचेज किए होंगे तो इसने इसको 18% टैक्स दिया होगा सर्विस टायर को। अब अगर सर्विस टायर ने अपनी रिटर्न ही जमा नहीं करवाई, या ये जो इससे किया से लिया था टैक्स ये जमा नहीं करवाया, तो फिर भाई जो होगी इनपुट, इसका इनपुट, वो इसको इजाज़त ही नहीं है कि वो अपने आउटपुट में से लेस करे। अब गलती कौन कर रहा है, गलती कर रहा है सर्विस वाले, सजा किसको मिल रही है, किया वालों को, ठीक है। समझो,
इसको एग्जांपल से भी समझेंगे हम आगे चल के। से के सॉरी से के होंडा ने अपनी रिटर्न में जो है ना वो से हम यहाँ पे होंडा वाले बना लेते हैं। एक है होंडा कंपनी और एक है जनरल टायर। जनरल टायर से होंडा वालों ने से के टायर परचेज किए। टायर ये परचेज हुई है, बदले में होंडा वालों ने इसको 18% सेल टैक्स दिया होगा। अब बनता क्या था कि जनरल टायर वालों ने होंडा से सेल टैक्स लिया, अपनी वो रिटर्न जमा करवाते, तो ये इनका आउटपुट टैक्स था। ये बता देते कि भाई हमारा इतना आउटपुट टैक्स है जो होंडा से हमने लिया है, इसमें से इतना इनपुट है वो लेस करके बाकी पे कर देते। ठीक है, ये दो काम होने थे, एक तो इसको रिटर्न जमा करवानी थी, दूसरे टैक्स पे करना था। अब होंडा वाले अपनी रिटर्न फाइल करने लगे। उन्होंने कहा भाई हमने वो गाड़ियां आगे इतने की बेची हैं टायर टू लगा के, आउटपुट टैक्स तो इन्होंने बता दिया। अब इसमें तो इनपुट लेस करना चाहते हैं। इनपुट उन्होंने कहाँ पे किया था, जब उन्होंने टायर खरीदे थे जनरल टायर वालों से। पता चला कि जनरल टायर वालों ने अपनी रिटर्न ही नहीं फाइल की, या रिटर्न फाइल की है उसके बाद पेमेंट नहीं की। तो भाई अगर इन्होंने ये हरकत की है तो आपको इनपुट लेने की इजाज़त नहीं है। होंडा ने अपनी रिटर्न में डाली है, अगर वो जनरल टायर अपनी रिटर्न में ना शो करे तो होंडा ने जो परचेजेस किए हैं टायर की उसके ऊपर उसने टैक्स तो दे दिया है, लेकिन होंडा ने जमा नहीं करवाया, सो उसको क्लेम भी नहीं कर सकता। ठीक है, इफ द सप्लायर हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड सच सप्लाई इन हिज रिटर्न और ही हैज़ नॉट पेड अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू एज इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न, देन इनपुट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। फिर जो बायर है बेचारा वो इनपुट क्लेम नहीं कर सके। हमने तो कहा ना कि अगर आपने परचेजेस किए हैं और उसके ऊपर आपने इनपुट दिया है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, अगर आपके पास टैक्स इनवाइस हो जो आपके नाम पे हो और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर हो। लेकिन ये जो इनपुट टैक्स आपने चीज़ें खरीदते हुए दिया है सप्लायर को, अगर उसने आगे वो जमा नहीं करवाया, अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो फिर चाहे आपके पास टैक्स इनवाइस पड़ी हो जो आपके नाम हो, फिर भी आपको इनपुट लेने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद है इन केस ऑफ इम्पोर्ट मेड बाय हिम, अगर कोई बंदा इंपोर्ट करता है उसके ऊपर उसने टैक्स दिया है तो वो इनपुट कब क्लेम कर सकता है? इफ़ ही होल्ड बिल ऑफ एंट्री और गुड डिक्लेरेशन इन हिज नेम एंड शोइंग हिज सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, इट शुड बी ड्यूली क्लियर्ड द कस्टम अथॉरिटीज़। तो फिर अगर आपने इंपोर्ट वाला इनपुट टैक्स लेना है तो एक तो बिल ऑफ एंट्री होता है, ठीक है, और या गुड डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट होता है। ये दोनों क्लियरेंस के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ये अगर उस बंदे के पास है, उसके नाम पे है और उसका सेल टैक्स नंबर उस पर नज़र आ रहा है, तो फिर आप ये इनपुट ले सकते हो। दूसरा, आपने कस्टम अथॉरिटीज़ के सारे जो पैसे पूसे हैं वो क्लियर करने हैं। अच्छा, इन केस ऑफ गुड्स परचेज इन ऑक्शन, अगर आपने ऑक्शन पे चीज़ें खरीदी हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ट्रेजरी चलान, ठीक है, और इसके ऊपर भी आपका नाम होना चाहिए और रजिस्टर नंबर होना चाहिए और उस पर पता चल रहा हो कि आपने सेल टैक्स पे किया। तो तीन केसेस हैं। अगर आपने परचेज़ किया है तो आपके पास सेल टैक्स इनवाइस होनी चाहिए, अगर आपने इंपोर्ट किया है तो आपके पास बिल ऑफ एंट्री या गुड डिक्लेरेशन होनी चाहिए, और अगर आपने ऑक्शन में चीज़ें खरीदी हैं तो ट्रेजरी बिल होनी चाहिए। ठीक है, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।